तो बच्चा लोग हम लोग बात कर रहे थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 1 की, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और बच्चा लोग इसके लगभग 4 पार्ट में आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। सो बेसिकली पहला पार्ट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेकेंड पार्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, थर्ड पार्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड, फोर्थ पार्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जस्ट प्रीवियस क्लास ही पढ़ा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और एक और इंपॉर्टेंट बात द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, जरूर याद रखना। तो चलो आज की क्लास बात करेंगे छोटे छोटे 3 टॉपिक्स की। पहली चीज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, दूसरी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरी चीज ब्रिटिशर्स भारत आए, क्या उसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट रहा, वॉज देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो बेसिकली छोटे छोटे 3 टॉपिक्स हैं, आज की क्लास में ये चैप्टर कर देंगे समाप्त। तो चलो बिना किसी देरी के बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। बच्चा लोग सबसे पहले तो ये ऑक्यूपेशनल या फिर ऑक्यूपेशन का मतलब जानते हो? ऑक्यूपेशन मींस व्यवसाय, व्यवसाय मींस यार क्या काम करते हो आप भैया एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हो, इंडस्ट्रीज में वर्क करते हो, या फिर आप कोई प्रोफेशन करते हो, सर्विस सेक्टर में हो, भैया हो किस चीज में काम करते हो, वो आपका ऑक्यूपेशन कहलाता है। और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बोले तो हमारे देश में कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड हैं, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज्ड हैं, कितने लोग सर्विस सेक्टर में एंगेज्ड हैं, वो आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। सो बेसिकली मीनिंग के साथ ही स्टार्ट करेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, कितने लोग काम कर रहे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन। बोले तो कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने आपके टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा जरा टेबल की हेल्प से देख लो। देखो, और यार याद रखना ये जितनी भी बातें करेंगे ना, ये हम लोग इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करेंगे, आजादी के टाइम की बात करें, क्योंकि चैप्टर ही था यार इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलो तो प्राइमरी सेक्टर बेसिकली 72.7, लगभग 73% लोग। अच्छा, इसके अंदर भी एग्रीकल्चर में 50 और एग्रीकल्चरल लेवल 19.7 एग्रीकल्चरल लेबर। तो एग्रीकल्चर का अगर देखा जाए अकेले एग्रीकल्चर का तो बच्चा 60-70 लगभग 70%। ठीक है, बाकी अलग एक्टिविटीज हो गई जैसे फॉरेस्ट्री हुआ, फिशर्स हुआ, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, माइनिंग, इनका भी देखा जाए तो मात्र 2 से 3% है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की जाए तो ओनली 10.1, ओनली 10% यार, 10% बहुत कम होता है। यहां 73% लोग एंगेज्ड हैं और यहां सिर्फ 10%। अच्छा एक बात और बताओ यार, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए आपने डेवलप्ड कंट्रीज देखी होंगी बेसिकली यार, चाइना देखा आपने और आपने यूएसए अमेरिका की बात की, किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज के लिए जो अच्छी कंट्रीज हैं उनके लिए किस सेक्टर का ज्यादा होना जरूरी है, प्राइमरी सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर? कोई भी देश डेवलपमेंट ज्यादा किससे करता है? तो आंसर होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, इंडस्ट्रीज से देश का ज्यादा डेवलपमेंट होता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर खाने पीने की चीजें आप कितना भी डेवलप कर लो, एक लिमिट के बाद इनकी डिमांड खत्म हो जाती है, क्योंकि यार आप खाने पीने में एक लिमिट तक ही तो खाओगे पियोगे, बट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती, कभी कम नहीं होती, नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, हमारी आदतें भी प्रोडक्ट्स के हिसाब से बदलती जाती हैं। सो बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा लोग इंगेज होने चाहिए थे, बट हमारे यहाँ थोड़ा गड़बड़ काम है, एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। सो 70% यहाँ, 10% यहाँ, जबकि हम लोग सर्विस सेक्टर की बात करें, टर्सरी सेक्टर की बात करें तो 17.2, फिर भी हाल ठीक है, मतलब सेकेंडरी से तो फिर भी ठीक है। ठीक है, तो यहीं पर थोड़ा सा डेटा याद करोगे, प्राइमरी सेक्टर का 72.7, सेकेंडरी सेक्टर 10.1, टर्सरी सेक्टर 17.2। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आओ बच्चा, तो सबसे पहला है एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। हमारे देश के लिए जो एग्रीकल्चर है वो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय का प्रथम साधन।
सबसे पहला साधन कौन है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में लगभग 73% लोग इंगेज्ड हैं। और बच्चा लोग, जब भी हम किसी सेक्टर की बात करेंगे तो मैंने कहा ना, बाकी देशों के साथ कंपेयर करते हुए भी चलेंगे। चलो आओ सो जरा। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 72.7% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, ठीक है। बाकी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इज मच लेस इन एडवांस्ड कंट्रीज। अगर हम एडवांस्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां पर परसेंटेज एग्रीकल्चर में कम है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं तो इंग्लैंड और अमेरिका का देखें ओनली 2%, यार सिर्फ 2%। हमारे यहाँ तो 72 है, सीधा सीधा 70 ज्यादा। जापान में देखें 12%, बाकी जर्मनी का देखें तो 4%। यार हम लोग एग्रीकल्चर के मामले में, वर्किंग पॉपुलेशन के मामले में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, ठीक है। सेकंड ऑफ इंडस्ट्री होना चाहिए ज्यादा, तो एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, बट भारत में यार कम है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिर्फ 9% लोग एंगेज थे भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ डेवलप्ड कंट्रीज की तो 32% यूएसए, बच्चा 32%, हम लोग सिर्फ 9% है ना। और देखो तो 42% इंग्लैंड में, 39% जापान में। यहां पर ज्यादा लोग इंगेज हैं इंडस्ट्रीज में, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज में कम थे। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, ठीक है। इसके बाद तीसरा हो इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। यहां पर हम इसे ये भी बोल सकते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ, ठीक है। शायद पुरानी बुक में अनबैलेंस्ड ग्रोथ ही बोल रखा होगा। देखो बच्चा, हमारे यहाँ जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड का मतलब प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग डिपेंडेंट हैं, बहुत ज्यादा लोग एंगेज्ड हैं, सेकेंडरी में बहुत कम है, टर्सरी में कुछ हद तक 17% के आसपास है। कह सकते हैं तीनों सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक चीज और मैं यहीं पर आपको बताता हूं। देखो यहां बात की थी ना ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। ट्रांजिशन का मतलब परिवर्तन, कि लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे हैं। देखो यार, हमारे ही देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं, कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे केरला हुआ, और आपका कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर लोग एग्रीकल्चर से धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। कहां पर? इंडस्ट्रीज की तरफ। यानी कुछ क्षेत्रों में तो अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्रीज का, ठीक है। लेकिन देश के अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग और ज्यादा एग्रीकल्चर की तरफ ही डिपेंडेंट हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में ही और ज्यादा लोग इंगेज हो रहे हैं। जैसे राजस्थान हुआ, जैसे आपका उड़ीसा हुआ, बुक में आपके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए। तो ये है आपका इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, ठीक है। तो दोनों तरफ के एग्जाम्पल हैं। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे हैं, और देश में ही कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां लोग और ज्यादा एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका डेमोग्राफिक, सॉरी ये था आपका। तो अभी हम लोगों ने बात की थी बच्चा लोग, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारा होता है समाप्त, छठवां टॉपिक था, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन तो इससे पहले पढ़ा था। चलो अभी जरा आ जाओ, तो बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल टॉपिक, अभी की बात नहीं करेंगे, आजादी की ही बात करेंगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? देखो, हमारे आसपास हमें जो भी चीजें नजर आ रही हैं, जो हमारी लाइफ को और बेटर बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। मैं इस टाइम पे एक बिल्डिंग में हूं, पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिसिटी सही, ये चल रहा है, मैं चल रहा हूं और ये चल रहा है, मतलब मैं तो नहीं चल रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और यार आजादी के टाइम की बात करनी है ना, तो मैं बहुत हवा में बातें मानने लगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग ना भाई, आजादी के टाइम की बात करो, ये सब तो कम थी। आजादी के टाइम पे यार रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ था, हाँ भैया, ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट हुआ था, बिल्कुल हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने किया था। तो बच्चा आजादी के टाइम की बात करेंगे, ठीक है। तो आजादी के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, किसने डेवलप किया था, क्यों डेवलप किया था, उनकी बात कर लेते हैं। तो चलो, अच्छा एक चीज और, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चा लोग बाई चांस पूछ लें, इंफ्रास्ट्रक्चर है दो प्रकार का होता है, एक इकोनॉमिक और दूसरा सोशल। देखो यार सीधी सीधी बात करें, एक तो होता है ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट, हम सबका डेवलपमेंट। यार हमारे डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, हम लोग डेवलप हो जाएंगे, ह्यूमन बींग्स। दूसरा डेवलपमेंट होता है आपका इकोनॉमिक, बोले तो देश की जीडीपी, गुड्स एंड सर्विसेज,
अच्छा भैया, तो ये है आपका इकोनॉमिक्स। तो इसके इकोनॉमिक के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी, दोनों समझ गए। इकोनॉमिक बोले तो जीडीपी, प्रोडक्शन, सोशल बोले तो ह्यूमन बींग्स यानी हमारे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ हुआ, हाउसिंग फैसिलिटीज हुआ, ये सब। चलो अब जरा कुछ पॉइंट्स देख, कुछ ऑब्जर्वेशन देख लो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आजादी के टाइम पे कैसा था। आओ जरा, तो पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले रेलवेज, ठीक है। रेलवेज यार एक देश के लिए बहुत अच्छी बात है। पहले डेवलपमेंट भले ब्रिटिशर्स ने किया, बट आज की डेट में आप देख रहे हो अगर सबसे ज्यादा कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है देश में तो वो रेलवेज है। बट अनफॉर्चुनेटली रेलवेज का डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने किया था, और वो भी हमें लूटने के लिए किया था। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि बल्क में भारत से रॉ मटेरियल ब्रिटेन लेके जा सके और ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स हमारे देश के कोने कोने तक पहुंचा सके, इसलिए ब्रिटिशर्स ने डेवलपमेंट किया था रेलवेज का, ठीक है। चलिए, और हाँ, इसका डेवलपमेंट कब हुआ था ये याद रखना, 1850 में, ठीक है। यार ऑप्शन में बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी, 1850 फिर 1853, 1856 इस प्रकार से ऑप्शन दे देते हैं। बच्चा 1853 पहली रेलवे, वो पहली ट्रेन चली थी, ठीक है, मुंबई से थाने शायद, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और रेलवे का डेवलपमेंट हुआ था 1850 में, ठीक है। चलो सेकंड आओ, सेकंड है पोर्ट्स। पोर्ट्स बोले तो बंदरगाह, तो बंदरगाह, पोर्ट्स, पोर्ट्स का डेवलपमेंट क्यों किया? वो भी ब्रिटिशर्स ने किया। क्यों किया? ताकि समुद्री रास्ते से आसानी से सामान ब्रिटेन पहुंचाया जा सके और ब्रिटेन से भारत में लाया जा सके, ठीक है। बेसिकली देख रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, चाहे रेलवे की बात की, चाहे पोर्ट्स बंदरगाह की बात की, सब कुछ किया ब्रिटेन ने, और वो भी अपने फायदे के लिए। आज हम लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। अगेन किसने डेवलप किया? ब्रिटिशर्स ने। क्यों किया? ताकि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, ताकि वो ब्रिटेन से आसानी से मैसेज भारत पहुंचा सके और भारत में अच्छे तरीके से राज कर सके, इसलिए उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स का यूज किया कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए। इसके बाद अगेन रोड्स हैं, तो रोड्स क्यों बनाए? ये भी ब्रिटिशर्स। रोड्स क्यों बनाए? ताकि जो पोर्ट्स पर, बंदरगाह पर जो सामान आ जाता है ना, उसे देश के कोने कोने तक ले जा सके, देश के कोने कोने से रॉ मटेरियल पोर्ट्स, रेलवेज तक पहुंचाया जा सके, जिससे बल्क में सामान ब्रिटेन पहुंच सके और ब्रिटेन से भारत आ सके। तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, 4 पॉइंट थे, सिंपल से थे, रेलवेज, पोर्ट्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स और रोड्स, सबका डेवलपमेंट हुआ। लेकिन हुआ क्यों? ब्रिटिशर्स ने किया, वो भी अपने फायदे के लिए, ठीक है। और कुछ है? हाँ बच्चा, और कुछ नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक और है। Was there any positive impact of British rule in India? बच्चा, ब्रिटिशर्स ने यार इतना कुछ किया। मैंने इस पूरे चैप्टर में एग्रीकल्चर से स्टार्ट किया, इंडस्ट्री पढ़ाया, फॉरेन ट्रेड पढ़ाया, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ाई, और आज की ही क्लास में छोटे छोटे 2 टॉपिक पढ़ा दिए, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, ठीक है। एट लास्ट में आपसे यही पूछूंगा, क्या ब्रिटिशर्स आए हमारे देश में, हमें लूट पाट करके गए, क्या इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट है? आप लोगों में से कुछ बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, वो कहेंगे हाँ सर, एक तो हमने सुन लिया था कि भले इन्होंने पोर्ट्स यानी बंदरगाह बनाए, रेलवेज बनाया, तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई, रेलवेज का फायदा हम उठा रहे हैं, कुछ तो पॉजिटिव इंपैक्ट है। तो चलो पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, आसान सा टॉपिक है। सबसे पहला, कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। बच्चा, जो हमारे देश के किसान है ना, जो पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, खेती बाड़ी खुद के और खुद के परिवार के लिए, तो बच्चा ब्रिटिशर्स ने सिखाया कि यार तुम लोग पागल हो, सिर्फ इतनी सी खेती बाड़ी में उलझे हुए हो, एक काम करो, ज्यादा प्रोडक्शन करो, मार्केट में बेचो, पैसा कमाओ और पैसे से खाने पीने की चीजें खरीदो। तो यार एक अच्छी चीज कि जो बार्टर सिस्टम की तरह, जो बहुत कम प्रोडक्टिविटी थी पहले, तो जो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे किसान, उनको अब मार्केट तक पहुंचाया, उनको अब मार्केट की अनसर्टेनिटीज से भी मतलब उलझाया और कह सकते हैं कि मार्केट कंडीशंस को दिखाया। किसने? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। सो पॉजिटिव इंपैक्ट ही है। देखो, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल एक्सपोज्ड द सबसिस्टेंस फार्मर्स
टू दी अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। चलो सेकंड पर आओ, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बता चुका हूं, रेलवेज के बनने के, पोर्ट्स के बनने से, रोड्स के बनने से न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई, जो कि हमारे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी था। चलो और आगे आओ, तो कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, बच्चा फेमाइन समझते हो? फेमाइंस जो हमारे आपदा प्रबंधक, जो आपदा वाली जो जगह है ना, उनको फेमाइंस बोलते हैं, यानी कि जहां पर बाढ़ आ जाती है, जहां पहुंचना मुश्किल हो जाता है, वो फेमाइंस, ठीक है। तो बाढ़ वाले इलाके हैं वो, जहां सूखा पड़ गया है वहां, देखो यार पहले फेमाइंस को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते थे, रोड्स नहीं थे, रेलवे नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन रोड्स, पोर्ट्स और रेलवेज के आ जाने से अब हम लोग फेमाइंस इलाकों को भी कंट्रोल करने लगे हैं, वहां तक अब हम आसानी से सुख सुविधाएं पहुंचाने लगे हैं, लोगों को फेमाइन से भी बचाने लगे हैं, आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से बचाने लगे। चलो इसके बाद देखो यार, बताया था ना कि देश के जो किसान थे, देश के लोग थे, पहले बार्टर सिस्टम में ज्यादा बिलीव करते थे, वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते थे, ज्यादा कोई हाई फाई जिंदगी नहीं जीते थे, सिर्फ अपने तक सीमित रहते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने कहा सबसिस्टेंस फार्मिंग बंद करो, पैसा कमाओ, पैसे से ऐश करो। किसान क्या ऐश करेगा यार, मतलब ब्रिटिशर्स ने बताया कि भाई कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करो, पैसा कमाओ और पैसे में ट्रांजैक्शन करो, यानी मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज किसने लागू किया? ब्रिटिशर्स ने। लागू नहीं, किसने बढ़ावा दिया? ब्रिटिशर्स ने। और एक लास्ट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये कैसे भूल सकते हैं यार, ये बताओ, सही से शासन कर, यार राजनीति आजकल के नेता लोग ना ठीक से नहीं कर पाते हैं, राजनीति सीखनी है ब्रिटिशर्स से सीखो, आए थे प्यार मोहब्बत से व्यापार करने, है ना, व्यापार करने ही कह सकते हैं, घूमने फिरने आए थे ब्रिटिशर्स। लेकिन क्या पता था कि हमारे देश, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, प्यार मोहब्बत ने इन्होंने लिया, सोने की चिड़िया में से सिर्फ चिड़िया चिड़िया बची, सोना तो पूरा ले गई, है ना। तो शासन करना, राजनीति करना अगर किसी से सीखना है तो वो है ब्रिटिश का, प्यार से देश को लूट लिया, और जब लूटपाट सब कुछ कर ली, उसके बाद 1947 में कहते हैं चलो तुम्हें आजादी दी, है ना, हम लोग खुश हो गए, आजादी मना रहे। तो ये था ब्रिटिशर्स का हाल, राजनीति करना, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, देश का शासन ठीक से कैसे चलाया जाता है, वो भी ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया। तो बच्चा लोग फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, क्लास के लिए क्या, इस चैप्टर के लिए भी इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर है 5 ईयर प्लान इन इंडिया, बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोग टुनटुनाते रहते हो, कहते हो सर पीडीएफ तो कम से कम दे दिया करो, तो लो बच्चा, आप सभी के लिए पीडीएफ सेव कर लेता हूं, आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो, कभी कभी लाइक कर दिया करो वीडियो को, और बाई चांस में एक आध बार कमेंट भी कर दिया करो, पता तो चले आप कहां से हो, कौन से स्कूल से हो, ठीक है। बाकी फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, प्ले स्टोर ऐप हुआ, हर एक चीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। बच्चा लोग आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही, मिलूंगा बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।